एक और नया नाम, एक और नई किताब और फिर से कुछ नया सीखने के लिए ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ एक गिगलर और मेरा नाम है रूबी पारिक। तो आइए शुरू करते हैं बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी यानी कि द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, जहाँ पर लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक किताब फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस किताब के आइडिया सच में इफेक्टिव है और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के भी है। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में कहानी है और कहानी की मेन थीम है मनी यानी कि पैसा। मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके, जैसे कि बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करे, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करे और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करे। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर आप इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की आप मदद लीजिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस है। खुद का घर ले जिससे कि हर महीने रेंट के पैसे आपके बच सके। रियल एस्टेट इंश्योरेंस प्रोग्राम ले और पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढे जिससे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जहां पर हम जानेंगे उस आदमी के बारे में जिसे गोल्ड की डिजायर थी। जी हाँ, ये चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। तो एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। तो कोबी इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुआ, काफी निराश हुआ और दोनों जन पैसे की प्रॉब्लम पर ना डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चल करके ना उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो फाइनली जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चल करके अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो अरकत ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। जी हाँ, हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें ना पैसे से ना कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, पर अब जो भी कुछ कहे ये बात भी उतनी ही सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर के ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इन पैसों से इंसान जो चाहे वो चीज खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट को खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग अलग होती है, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वो अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। तो पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, लेकिन ना ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो कि दौलत कमाना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं और उसके नियम को जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कम खर्चा करना सीख लीजिए और पास्ट के दुखों पर पछताने की बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर ही खर्च करें। और साथ ही लॉज ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। जी हाँ, हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं ना, उनके लिए जिंदगी में अमीर बनने के उतने ही चांस है जितने की कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं, घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। तो हमें ना बस इन रूल्स पर, इन नियमों पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो जरूर से
बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। तो आइए जानते हैं आगे उन सभी चीजों के बारे में जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा दुगुना तिगुना किया जा सकता है और कैसे सेविंग की जा सकती है। तो आगे जो थर्ड चैप्टर है वो है बेबी लोन के उस सबसे अमीर आदमी के बारे में। जी हाँ, जब बंसीर और कोबी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो, वो भी उनके जैसा ही तो था। और तो और उन दोनों ने शायद अरकत से ज्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी कुछ तो डिफरेंट था। अरकत ज्यादा पैसे वाला था। और इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगामिश के यहाँ पर नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा। तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। तो अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में अरकत ने जो भी सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की पूरी कोशिश करे। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सके तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए ना इस टाइम का यूज करते हैं। आप चौंक रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी, दौलत कमाई नहीं जा सकती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकती है जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये है कि इसे कैसे ढूंढे, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग बहुत ही कीमती भी है और यूजफुल भी। तो नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो कि पैसा बनाने के लिए जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर के उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीजें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर महीने आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। एक्चुअली में ये पैसे जोड़ने का ना बड़ा ही बेनिफिशियल तरीका है। जिंदगी में असली चेंज तो तब आएगा जब हर महीने के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से ना आप पूरा महीना निकालना सीख लेंगे आसानी से, और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि हमेशा आप उनकी एडवाइस लीजिए जो कि इस मामले में बेस्ट है, एक्सपर्ट है। अब जैसे कि आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के पास। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट है आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखिए कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती है, इसीलिए आपको इस मामले में ना बहुत ही ध्यान से केयरफुल होने की जरूरत है। इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 4, जहां पर हम जानेंगे 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। जी हाँ, इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट्स शेयर किए हैं, और ये 7 टेक्निक्स है। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको बस एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, मतलब खर्चा करें, और बाकी बचा हुआ 1 कॉइन बचा लें, यानी कि सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। आगे है दूसरी टेक्निक जो कहती है कि आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम होगी लोग वैसा ही खर्चा करते हैं, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। लेकिन ना, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि ये मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड से कंफ्यूज ना करें।
अपनी मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। और आगे है तीसरी टेक्निक जो कहती है कि थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसीलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथी टेक्निक है कि किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने बिल्कुल ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार जरूर सोच ले और एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा जरूर ले। आगे है 5वीं टेक्निक जो कहती है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाए। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो आप उसे रेंट पर लगा सकते हैं, जिससे कि हर महीने आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। आगे टेक्निक नंबर 6 कहती है कि हर किसी को प्लान बना करके फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या फिर अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट में 7th टेक्निक कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सके। जितना ज्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो कहता है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक, यानी कि गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। गुड लक ना एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक ना भगवान की दी हुई कोई चीज होती है, लेकिन असल में गुड लक ना कुछ और नहीं बल्कि अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है जो कि हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए? मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग ना अपनी टालम टोल करने की आदत के चलते हुए लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज का फुल एडवांटेज ले ही नहीं पाते। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके, तो गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ पर हाथ रखकर तो है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं जैसे हर चीज सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप बनकर के नहीं आएगा और ये एक मेहनत का काम होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप मेहनत करने की तैयारी शुरू कीजिए। और आगे चैप्टर नंबर 6 कहता है गोल्ड के 5 लॉज। गोल्ड के 5 लॉज कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। दूसरा, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनको बड़ी जल्दी और आसानी से प्रॉफिट दिलाता है। तीसरा, इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। नंबर 4, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है। नंबर 5, गोल्ड ग्रीडी यानी कि लालची लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज करते हैं जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल होते हैं। तो गोल्ड के इन 5 लॉस को हमेशा दिमाग में रखिए। और आगे इसी के साथ है चैप्टर नंबर 7 जो कहता है बेबी लोन का गोल्ड लैंडर। जी हाँ, इस चैप्टर में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये कहानी एक स्पीयर मेकर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाने होते हैं। तो स्पीयर मेकर रोदान एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम था माथोन। रोदान माथोन से मॉनिटरी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड आरामन के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर के माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर के शायद वो कोई बेहतर डिसीजन ले सके। तो अपने दोस्त की हेल्प करना एक कॉमन बात है, लेकिन अगर आप मदद कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करें कि वो आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जिस एग्जाम्पल के लिए माथोन ने एक फार्मर की स्टोरी सुनाई जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है, जबकि तुम तो सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। अब बैल की बात सुनकर के गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक कर लेना,
फिर तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथोन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरीके से है। एक बार माथोन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा? अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके तो माथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेते हैं, सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं, और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही किसी तरीके की पक्की इनकम का सोर्स। तो ये लोग लोन ले तो लेते हैं मगर कभी भी रिटर्न नहीं कर पाते। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी शॉर्ट स्टोरीज है। जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो माथोन उसे मना नहीं कर पाया। माथोन को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी कि गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। तो बेसिकली ना ये एक वाइज पर्पस था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर ले कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा पाएगा भी या नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसीलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें। इन दोनों स्टोरीज से हमें पहली सीख ये मिली कि दूसरों का बोझा अपने सर पर ना ढोए, और दूसरी सीख ये कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी कि बेमतलब के लिए पैसे उधार देने से आपका लॉस भी हो सकता है। तो आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 8 जो है बेबीलोन की दीवार। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट का गार्ड था। अपनी 100 एंड सिक्योरिटी फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक बार एक दुश्मन ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो ये कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की जरूरत है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 है बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे